मिसेस मार्गरेट का चेहरा इस वक्त गुस्से से बिगड़ा हुआ था। वो इस वक्त एक मुकामी होटल में मौजूद थी। उसने मेकअप बदला हुआ था और वो इस होटल में एक फर्जी नाम से रुकी हुई थी। प्रिंसेस मार्गरेट को ग्रेट एजेंसी के बाद सालमन और खास तौर पर लॉर्ड पर बेहद गुस्सा आ रहा था, जिसने उसके डेथ ऑर्डर्स जारी कर दिए थे। ये इत्तेफाक ही था कि प्रिंसेस मार्गरेट अपना हैंडबैग सालमन के ऑफिस में उसकी मेज पर रखकर बाहर चली गई थी। वो अपना हैंडबैग लेने के लिए दोबारा सालमन के ऑफिस की तरफ आई थी तो उसे बंद दरवाजे के अंदर से सालमन की लॉर्ड से बातें करने की आवाज़ें सुनाई दी थीं। चूँकि सालमन का ऑफिस साउंड प्रूफ नहीं था, इसीलिए इसकी और लॉर्ड की आवाज़ें बाहर साफ सुनी जा सकती थी। और प्रिंसेस मार्गरेट ने इन दोनों की बातें सुन ली थी और वो ये सुनकर परेशान हो गई थी कि लॉर्ड ने सालमन को उसे फौरी तौर पर हलाक करने का हुक्म दे दिया है। और लॉर्ड से बात करने के बाद सालमन ने आस्कर को फ़ोन करके उसे हलाक करने का टास्क दे दिया था, जिसके बाद सालमन ने उसे जाने का मशवरा दिया था। सालमन और लॉर्ड की बातों ने प्रिंसेस मार्गरेट को हिला कर रख दिया था। उसने ग्रेट एजेंसी के लिए जो कुछ किया था उसके बदले में उसे मौत की सज़ा दी जा रही थी। इस पर प्रिंसेस मार्गरेट को अफसोस भी हो रहा था और इन दोनों पर बेहद गुस्सा भी आ रहा था कि उसने ग्रेट एजेंसी को टॉप पोजीशन पर लाने के लिए सबसे बढ़कर काम किया था। और एक दो मिशंस में तो उसकी जान पर भी बन आई थी और मिशंस पर काम करते हुए उसे कई बार जख्मी भी होना पड़ा था। लेकिन अब एक डायमंड हार्ट की खातिर जिसे प्रिंसेस मार्गरेट ने ही हासिल किया था, इस टास्क पर कामयाब होने के बावजूद उसे इनाम देने की बजाय मौत की सज़ा सुना दी गई थी। ग्रेट एजेंसी के असूलों और कवायद के बारे में प्रिंसेस मार्गरेट जानती थी। उसे मालूम था कि एक बार लॉर्ड जिसकी हलाकत का डेथ ऑर्डर दे देता है उसकी मौत यकीनी हो जाती है। इसीलिए प्रिंसेस मार्गरेट ने आस्कर के फ्लैट में जाने की बजाय फौरी तौर पर मंजर से गायब होने का फैसला कर लिया था। वो अपने रहाइश का और यूनिवर्सिटी के हॉस्टल भी नहीं गई थी, बल्कि मेकअप करके वो फ़ौरन एक होटल में शिफ्ट हो गई थी। उसने तेज़ी से काम करते हुए अपने क्रेडिट कार्ड से बड़ी रकम भी निकलवा ली थी ताकि ज़रूरत के वक्त उसके काम आ सके, वरना उसके क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से भी पकड़े जाने का खतरा हो सकता था। प्रिंसेस मार्गरेट कल से इसी होटल में मौजूद थी और बंद कमरे में ही रह रही थी। वो जानती थी कि सालमन को उसके फरार का इल्म होगा तो ग्रेट एजेंसी के एजेंट फौरी तौर पर उसकी तलाश में निकल खड़े होंगे और वो उसे हर मुमकिन जगहों पर तलाश करने की कोशिश करेंगे और जैसे ही वो उनके सामने आएगी उसे हलाक करने में एक लम्हे की भी ताहीर नहीं करेंगे। प्रिंसेस मार्गरेट को ये भी पता था कि ग्रेट एजेंसी के तरबियत याफ्ता एजेंटों को उसकी तलाश में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। वो सुराग रसाव कुत्तों की तरह इसकी सूंघते हुए बू इस तक पहुंच जाएंगे जिनसे बचना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए प्रिंसेस मार्गरेट ने फौरी तौर पर ग्रेटलैंड से निकलने का प्रोग्राम बना लिया था। इसके लिए यही बेहतर था कि वो अपनी ही एजेंसी से बचने के लिए फौरी तौर पर ग्रेटलैंड को हैरबाद कह दे। चूंकि प्रिंसेस मार्गरेट भी ग्रेट एजेंसी का हिस्सा रह चुकी थी, इसीलिए उसके पास ऐसे बहुत से जराए मौजूद थे जिनसे फ़ायदा उठाकर वो खामोशी से ग्रेटलैंड से निकल सकती थी। और इसके लिए उसने होटल के बंद कमरे में ही बैठकर मखसूस अफराद से राब्ते भी करने शुरू कर दिए थे जो उसके ग्रेटलैंड से निकलने में मावन साबित हो सकते थे। प्रिंसेस मार्गरेट का सेल फोन उसकी हैंड बैग में था और हैंड बैग बाज सालमन के ऑफिस में ही रह गया था। अब उसके पास नया फ़ोन था जिससे वो सिर्फ भरोसे के आदमी से ही राब्ते कर रही थी ताकि उसके बारे में ग्रेट एजेंसी को कुछ हेल्प ना हो सके। प्रिंसेस मार्गरेट सेल फोन हाथ में लिए इंतहाई बेचैनी के आलम में टहल रही थी। वो बार बार सेल फोन की तरफ देख रही थी जैसे उसे किसी की कॉल का शिद्दत से इंतज़ार हो। ना जाने ये पास्कल कहाँ रह गया है। इसने तो कहा था कि आज सुबह तक मेरा काम हो जाएगा। अब सुबह से दोपहर हो रही है, ना वो आया है और ना ही वो मुझे कॉल कर रहा है। मैं इसे कॉल करती हूँ तो इसका सेल फोन ऑफ मिल रहा है। अगर वो इसी तरह देर करता रहा तो ग्रेट एजेंसी के एजेंटों को मुझ तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकेगा। प्रिंसेस मार्गरेट ने गुस्से और परेशानी के आलम में बड़बड़ाते हुए कहा। उसी लम्हे अचानक दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी और वो बुरी तरह से उछल पड़ी। दस्तक की आवाज़ सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वो चंद लम्हे बंद दरवाजे की तरफ देखती रही, फिर वो तेज़ी से आगे बढ़ी। उसने साइड में पड़े हुए एक मेज़ की दराज खोलकर उसमें से मिनी पिस्टल निकाला और पिस्टल लेकर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ती चली गई। उसने मिनी पिस्टल वाला हाथ अपनी कमर की तरफ कर लिया। कौन है? प्रिंसेस मार्गरेट ने आवाज़ बदल कर पूछा। पास्कल हूँ मादाम। बाहर से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी और इस आवाज़ को पहचान कर प्रिंसेस मार्गरेट के चेहरे पर कदरे सुकून आ गया। उसने हाथ बढ़ाकर दरवाजे का लॉक हटाया और हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोल दिया। बाहर एक नौजवान खड़ा था जो शक्लो सूरत से किसी अंग्रेजी फिल्म का हीरो दिखाई दे रहा था। उसने ग्रे कलर का इंतहाई शानदार तराश का सूट पहन रखा था जो उस पर बेहद जच रहा था। आओ अंदर आ जाओ जल्दी। प्रिंसेस मार्गरेट सर निकालकर बाहर राहदारी में इधर उधर देखकर नौजवान को अंदर आने का रास्ता देखते हुए कहा तो नौजवान सर हिलाकर अंदर आ गया। उसके अंदर आते ही प्रिंसेस मार्गरेट ने दरवाज़ा बंद करके उसे फ़ौरन लॉक्ड कर दिया। आओ प्रिंसेस मार्गरेट ने कहा और तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ गई। नौजवान भी उसके पीछे आ गया। बैठो। प्रिंसेस मार्गरेट ने एक सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा तो नौजवान सर हिलाकर सोफे पर बैठ गया। प्रिंसेस मार्गरेट भी उसके सामने दूसरे सोफे पर बैठ गई। कहाँ थे तुम और तुम्हारा सेल फोन क्यों ऑफ है? प्रिंसेस मार्गरेट ने नौजवान की तरफ देखते हुए इंतहाई गुस्सैले लहजे में कहा। सॉरी मादाम, मैं आपके ही काम में लगा हुआ था। मेरे कॉन्टैक्ट ज़्यादा हैं जो हर वक्त मुझे कॉल करते रहते हैं। इनसे बचने और आपके काम पर तवज्जो देने के लिए मुझे अपना सेल फोन ऑफ रखना पड़ा था। पास्कल ने जवाब दिया। तो क्या हो गया मेरा काम? प्रिंसेस मार्गरेट ने पूछा। मैंने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर दिए हैं। आपको आज रात 12 बजे दरियाए एबून की शुमाली घाट पर पहुंचना है। मैं आपको वहीं मिलूंगा। आपको एक बोट के जरिए कसाटा भेजा जाएगा जहां से हमारे आदमी आपको पिक करेंगे।
और फिर आपको खामोशी से कसाटा से एक चार्टर त्यारे से जनूबी अफ्रीका पहुंचा दिया जाएगा। वहां से आप जहां जाना चाहेंगी जाने के लिए आज़ाद होंगी। पास्कल ने कहा, रास्ते में अगर चेकिंग की गई तो प्रिंसेस मार्गरेट ने कहा, इसकी आप फिक्र ना करें, चेकिंग संभालना हमारा काम है और इस काम के लिए हम बाकायदा जगह जगह मुआवजा अदा करते हैं। आपको बस मतलूबा रकम से $1 लाख जायद देने होंगे। पास्कल ने कहा, ठीक है, दे दूंगी, जान से बढ़कर मेरे लिए इस वक्त और कुछ नहीं है। एक बार मैं ग्रेटलैंड से निकल जाऊं तो फिर मैं ये सब कुछ दोबारा हासिल कर सकती हूँ। प्रिंसेस मार्गरेट ने कहा, माफ़ कीजिएगा मादाम, क्या आपसे मैं कुछ पूछ सकता हूँ अगर आप बुरा ना मनाएं तो? पास्कल ने कहा, हाँ पूछो, क्या पूछना है? प्रिंसेस मार्गरेट ने कहा, आप ग्रेटलैंड की सबसे बड़ी और फाल ग्रेट एजेंसी की टॉप लेडी एजेंट हैं और इस मुल्क में तो क्या आपकी पूरी दुनिया में धूम है कि आप जैसी रहीन और फाल लेडी एजेंट शायद ही इस दुनिया में कहीं मौजूद हो। आप क्या नहीं कर सकती? फिर आप इस तरह से चुप कर यहाँ से क्यों जाना चाहती हैं? आप चाहें तो 1 मिनट में यहाँ से वहाँ पहुँच सकती हैं। आपके पास ना ताकत की कमी है और ना दौलत की। पास्कल ने कहा, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मेरी एजेंसी ही मेरी दुश्मन बन गई है और वो मुझे रास्ते से हटाना चाहती है तो क्या तुम कहोगे? प्रिंसेस मार्गरेट ने हंकारा भरते हुए कहा। तो पास्कल बुरी तरह से उछल पड़ा। नहीं, मैं ये बात कैसे मान सकता हूँ कि जिस एजेंसी के लिए आपने इतना कुछ किया है और अपनी जान तक दांव पर लगाई है, वही एजेंसी आपकी दुश्मन बन जाए और आपको ही हलाक करने का सोच ले। ऐसा होना नामुमकिन है। पास्कल ने कहा, ये दुनिया बेहद खुदगर्ज है पास्कल। इंसान इंसान को मतलब के लिए ज़िंदा रखता है और जब मतलब पूरा हो जाता है तो एक लम्हे में उसकी गर्दन काट देता है। मैंने ग्रेट एजेंसी के लिए एक बार नहीं कई बार अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाई है और अपनी जान पर खेलकर ग्रेट एजेंसी के मफादात पूरे किए हैं। और ग्रेट एजेंसी का नाम सर फहरिस्त लाने में जितना मेरा हाथ है इतना शायद ही किसी का हो, लेकिन इसके बावजूद मुझे सिर्फ इस बात के लिए मौत की सज़ा दी जा रही है कि आने वाले वक्तों में कहीं ग्रेट एजेंसी का खात्मा ना हो जाए या ग्रेट एजेंसी को कोई नुकसान ना पहुंच सके। प्रिंसेस मार्गरेट ने कहा, क्या मतलब? आपको एजेंसी से क्या नुकसान पहुंच सकता है या आपकी वजह से एजेंसी का कैसे हाथमा हो सकता है? पास्कल ने हैरत भरे लहजे में कहा, छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। प्रिंसेस मार्गरेट ने एक सर्द आह भर कर कहा, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं मादाम, और आप ये भी जानते हैं कि मेरे भी यहाँ बेपनाह सोर्सेज हैं जिनकी मदद से यहाँ मेरे नाम का भी सिक्का चलता है और ज़रूरत पड़ने पर भी आपके बहुत काम आ सकता हूँ अगर आप चाहें तो। पास्कल ने लेडी मार्गरेट की तरफ गौर से देखते हुए कहा, हाँ मैं जानती हूँ, इसीलिए तो मैंने ग्रेटलैंड से एस्केप का तुम्हारे साथ प्रोग्राम बनाया है। प्रिंसेस मार्गरेट ने कहा, तो फिर आप मुझे इस बात का भी भरोसा कर सकती हैं कि आप मुझे जो बताएंगी वो मेरे सीने में हमेशा के लिए दफन रहेगा और किसी मामले में मेरी ज़रूरत हुई तो मैं आपके लिए जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। पास्कल ने कहा, तुम्हें डायमंड हार्ट के बारे में कुछ मालूम है? प्रिंसेस मार्गरेट ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद पास्कल से मुखातिब होकर पूछा, डायमंड हार्ट? ये क्या है? ये किसी डायमंड का नाम है क्या? पास्कल ने हैरत भरे लहजे में पूछा। हाँ, डायमंड भी है और पाकिशिया के तमाम राजों का खजाना भी। प्रिंसेस मार्गरेट ने कहा, पाकिशिया के राजों का खजाना? मैं कुछ समझा नहीं। पास्कल ने उसी अंदाज में कहा, मैं बताती हूँ। प्रिंसेस मार्गरेट ने कहा। फिर उसे डायमंड हार्ट के बारे में तफसील बताना शुरू हो गई और डायमंड हार्ट के बारे में सुनकर पास्कल की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। ताजुब अंगेज़, इंतहाई ताजुब अंगेज़, आपने ग्रेट एजेंसी को पाकिशिया का दिल तिलाकत दे दिया है और आप कितने बड़े और अजीम कारनामे के सिले में आपको इनाम देने के बजाय मौत की सज़ा दी जा रही है। ये तो वाकई सरासर ज़्यादती है। पास्कल ने कहा, हाँ, और शायद तुम नहीं जानते कि एजेंसी का चीफ, जो कि एक लॉर्ड है, वो जिसके डेथ ऑर्डर्स जारी कर देता है, उसे हर हाल में मरना ही पड़ता है। लॉर्ड अपने ऑर्डर्स ना कैंसिल करता है और ना ही उस पर नज़रसानी। प्रिंसेस मार्गरेट ने कहा, क्या आप जानते हैं कि ग्रेट एजेंसी का चीफ लॉर्ड कौन है? पास्कल ने पूछा। हाँ, वो लॉर्ड टमूथी है जिसे ग्रेटलैंड का चौथा बड़ा सरमायादार समझा जाता है। प्रिंसेस मार्गरेट ने कहा, ओ तो लॉर्ड टमूथी ग्रेट एजेंसी का चीफ है। पास्कल ने होंठ चबाते हुए कहा, हाँ, क्यों? तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? प्रिंसेस मार्गरेट ने हैरत भरे लहजे में कहा, बताता हूँ। आप ये बताएं कि डायमंड हार्ट इस वक्त किसके पास है? आपके पास, सालमन के पास, या लॉर्ड टमूथी के पास? पास्कल ने कहा, मैंने डायमंड सालमन को दिया है और अब तक वो यकीनन लॉर्ड तक पहुंचा चुका होगा। प्रिंसेस मार्गरेट ने कहा, अगर लॉर्ड डायमंड हार्ट को इंटरनेशनल मार्केट खास तौर पर इन ममालिक को फ़रोख्त करने की कोशिश करे जो पाकिशिया से नफरत करते हैं और पाकिशिया को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, तो वो डायमंड हार्ट के बदले में लॉर्ड को इतनी दौलत दे सकते हैं कि लॉर्ड ग्रेटलैंड के सरमायादारों में चौथे नंबर से पहले नंबर पर पहुंच जाएगा। और मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि लॉर्ड टमूथी डायमंड हार्ट से दुनिया का सबसे अमीर और दौलतमंद इंसान बन जाएगा। पास्कल ने कहा, हाँ, पाकिशिया के दुश्मन ममालिक वाकई उसे डायमंड हार्ट के एवज मुँह मांगे खजाने दे सकते हैं। प्रिंसेस मार्गरेट ने कहा, हक की बात तो ये है कि इतनी बड़ी दौलत हासिल करके लॉर्ड को चाहिए कि वो आपको भी इसका भरपूर इनाम दे। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि डायमंड हार्ट आपने हासिल किया है, इसीलिए इस पर ज़्यादा हक आपका है। लॉर्ड को डायमंड हार्ट से हासिल होने वाली दौलत का आधा हिस्सा आपको दे देना चाहिए, लेकिन अफसोस उसने आपको इनाम देने के बजाय आपके डेथ ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। पास्कल ने तासुफ भरे लहजे में कहा, लॉर्ड तो लॉर्ड है, उसकी कही हुई हर बात पत्थर की लकीर होती है। प्रिंसेस मार्गरेट ने एक तवील सांस लेकर कहा, अगर इस पत्थर को ही तोड़ दिया जाए तो? पास्कल ने चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद बड़े मानीहेज लहजे में कहा। तो प्रिंसेस मार्गरेट बुरी तरह से उछल पड़ी। मैं समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? प्रिंसेस मार्गरेट ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए पूछा। सॉरी मादाम, छोटा मुंह और बड़ी बात है, लेकिन मेरे ख्याल में डायमंड हार्ट पर आपका ज़्यादा हक है। लॉर्ड ने जिस डायमंड हार्ट के लिए आपको हलाक करने का ऑर्डर दिया है, इस डायमंड हार्ट का लॉर्ड के पास होना ही गलत है। डायमंड हार्ट को आपके पास होना चाहिए।
और आप डायमंड हार्ट को किसी और के हाथ फरोख्त करें तो उससे मिलने वाली सारी दौलत भी आपकी हो सकती है और आप लॉर्ड से बड़ी लॉर्ड बन सकती हैं, पास्कल ने कहा। तुम ये कहना चाहते हो कि मैं लॉर्ड से जाकर डायमंड हार्ट हासिल करूं और इस पर कब्जा कर लूं? प्रिंसेस मार्गरेट ने पास्कल की तरफ गौर से देखते हुए कहा। यस मादाम, और ये काम तभी हो सकेगा जब आप लॉर्ड के खिलाफ काम करेंगे और उसे हलाक कर देंगी। लॉर्ड को हलाक करने का आपको दोहरा फायदा हासिल होगा, पास्कल ने कहा। दोहरा फायदा? कैसा दोहरा फायदा? प्रिंसेस मार्गरेट ने हैरत भरे लहजे में कहा। एक तो उसके पास मौजूद डायमंड हार्ट आपको मिल जाएगा, दूसरा आप चाहें तो लॉर्ड की जगह ग्रेट एजेंसी की लेडी चीफ बन जाएंगी, पास्कल ने कहा। तो प्रिंसेस मार्गरेट के चेहरे पर रंग से बिखरना शुरू हो गए। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे डायमंड हार्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी तरीके से लॉर्ड को हलाक कर दूं तो उसकी जगह मुझे एजेंसी का चीफ बना दिया जाएगा। इसके लिए मुझे सेक्रेटरी हार्टर से बात करनी होगी और मेरे पास होम मिनिस्टर के कुछ ऐसे राज हैं कि वो मेरी किसी भी बात से इनकार नहीं कर सकेगा। प्रिंसेस मार्गरेट ने आंखें चपकाते हुए कहा। गुड शो, फिर तो आपको इस नए काम में देर नहीं करनी चाहिए, पास्कल ने खुश होते हुए कहा। लेकिन लॉर्ड तक पहुंचना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। उसने अपने रहाइश गाह में हिफाजत का फुल प्रूफ इंतजाम कर रखा है। उसके किले का नाम लॉर्ड फोर्ट है और अगर मैं कहूँ कि वो एक ऐसे किले में रहता है जो कतई तौर पर नाकाबिले तस्हीर है तो गलत नहीं होगा। अपनी हिफाजत के लिए उसने किले में मुसल्ह फोर्स भी रखी हुई है जिनकी नज़रों में आए बगैर एक परिंदा भी इस किले में दाखिल होने की जुर्रत नहीं कर सकता है, प्रिंसेस मार्गरेट ने कहा। आप जैसे लेडी टॉप एजेंट के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती मादाम। लॉर्ड फोर्ट तो एक तरफ आप जब फॉरेन मिशंस पर जाती हैं तो वहाँ दुश्मनों के लॉर्ड फोर्ट से ज़्यादा हिफाजती इंतजाम होते हैं और मैं जानता हूँ कि आप किस हिफाजती इंतजाम को खातिर में नहीं लाती हैं और अपने मकसद के हसूल के लिए आप आग के समंदर में भी छलांग लगा देती हैं। इसीलिए मेरे ख्याल में आपको लॉर्ड फोर्ट के हिफाजती इंतजाम की भी परवाह नहीं होनी चाहिए, फिर एक ऐसी जगह जहाँ आपकी मौत का सौदागर मौजूद है। उस तक पहुंचने और इसे अपना हक लेने के लिए तो आपको एक लम्हे की भी देर नहीं करनी चाहिए, पास्कल ने कहा। तुम मुझे लॉर्ड के खिलाफ काम करने पर उकसा रहे हो पास्कल, इसके पीछे तुम्हारा असल मकसद क्या है वो बताओ? प्रिंसेस मार्गरेट ने पास्कल की आंखों में आंखें डालते हुए सख्त लहजे में कहा। सिर्फ आपकी बका, इसके सिवा इसमें मेरा कोई ज़ाती मफाद नहीं है। अगर आप नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, आप रात 12 बजे मेरे बताए हुए मुकाम पर पहुंच जाएं, मैं आपको यहाँ से मक्खन से बाल की तरह निकाल कर ले जाऊंगा, पास्कल ने एतमाद भरे लहजे में कहा। प्रिंसेस मार्गरेट गौर से पास्कल की तरफ देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर उसे ऐसा कोई तासुर दिखाई नहीं दे रहा था जिससे पता चलता हो कि पास्कल का असल इरादा क्या है। अगर मैं लॉर्ड के खिलाफ काम करूं तो क्या तुम उसके लिए मेरा साथ दोगे? प्रिंसेस मार्गरेट ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। यस मादाम, मैं और मेरी सारी फोर्स आपके साथ और हम आपके लिए सर धड़ की बाजी भी लगा सकते हैं, पास्कल ने कहा। तो प्रिंसेस मार्गरेट ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, मैं इस मामले में सोचती हूँ अगर मुझे यकीन हो गया कि मैं वाकई लॉर्ड के खिलाफ काम कर सकती हूँ तो मैं तुम्हें रात 12 बजे कॉल करूंगी और अगर मेरा प्रोग्राम ना बना तो फिर मैं रात 12 बजे तुम्हारे बताए हुए मुकाम पर पहुंच जाऊंगी और तुम मुझसे कोई सवाल किए बगैर मुझे यहाँ से निकाल दोगे? प्रिंसेस मार्गरेट ने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा। यस मादाम, ओके मादाम, मैं आपकी कॉल का या फिर दरिया के पास आपका इंतजार करूंगा, पास्कल ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। उसने जेब से चंद कागजात और मुकामी पासपोर्ट निकालकर प्रिंसेस मार्गरेट की तरफ बढ़ा दिए। इन्हें अभी अपने पास रखो, हो सकता है कि अब उनकी वाकई जरूरत ना पड़े, प्रिंसेस मार्गरेट ने कहा। तो पास्कल की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। यस मादाम, फिर मैं शिद्दत से आपकी कॉल का मुंतज़िर रहूंगा, पास्कल ने मुसरत भरे लहजे में कहा। कॉल तो मैं तब कर सकूंगी ना जब तुम अपना सेल फोन ऑन रखोगे, जो बदस्तूर ऑफ है, प्रिंसेस मार्गरेट ने कहा। ओ हाँ, मैं इसे अभी ओपन कर लेता हूँ और अब ये आपको ऑफ नहीं मिलेगा, पास्कल ने कहा और उसने पासपोर्ट और कागजात वापस जेब में रखे और दूसरी जेब में हाथ डालकर अपना सेल फोन निकाला और उसे ऑन करना शुरू कर दिया। वो भी दरवाजे के करीब गया ही था कि उसी लम्हे दरवाजे पर तेज दस्तक हुई और पास्कल के उड़ते हुए कदम यगलहत रुक गए। सालमंड अभी अपने ऑफिस में आकर बैठा ही था कि उसी लम्हे मेज पर पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी तो सालमंड चौंक पड़ा। उसने हाथ बढ़ाकर फोन का रिसीवर उठा लिया। ये सालमंड स्पीकिंग, सालमंड ने अपने मखसूस लहजे में कहा। लॉर्ड बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से लॉर्ड की मखसूस आवाज़ सुनाई दी और यस लॉर्ड हुक्म। लॉर्ड की आवाज़ सुनकर सालमन ने फौरन मुअद्दब होते हुए कहा। ये प्रिंसेस मार्गरेट के बारे में मैं क्या सुन रहा हूँ? नॉनसेंस कि वो फरार हो गई है और अभी तक उसका कुछ इल्म नहीं है कहाँ गई है और वो अभी तक ग्रेट एजेंसी के एजेंट उसे तलाश क्यों नहीं कर सके? लॉर्ड ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। सॉरी लॉर्ड, जब आप मुझे उसके डेथ ऑर्डर्स दे रहे थे तो वो दरवाजे के पास खड़ी मेरी और आपकी बातें सुन रही थी। उसे मालूम हो गया था कि आपने उसकी हलाकत का हुक्म दे दिया है। मुझे शायद इस बात का इल्म ना होता, लेकिन कुछ देर बाद ये बात मुझे मेरी पर्सनल सेक्रेटरी ने बताई थी जिसने प्रिंसेस मार्गरेट को मेरे ऑफिस के दरवाजे के बाहर खड़े देखा था। प्रिंसेस मार्गरेट का हैंडबैग मेरे ऑफिस की टेबल पर रह गया था, वो शायद वही लेने आई थी और उसने हमारी बातें सुन ली थी, फिर वो फौरन ही यहाँ से निकल गई थी, सालमन ने तफसील बताते हुए कहा। ग्रेट लैंड में वो कहाँ जा सकती है? इसके लिए हर तरफ जाल बिछा दो ताकि वो किसी भी तरफ से बचकर ना निकल सके, लॉर्ड ने कहा। आप बेफिक्र रहें लॉर्ड, मैंने उसकी तलाश में हर तरफ आदमी दौड़ा रखे हैं, जल्द ही उसका पता चल जाएगा। वो लाख रूप बदले लेकिन ग्रेट एजेंसी के एजेंट उसे ढूंढ निकालेंगे और अगर वो पाताल में भी छुपी होगी तो इसे निकाल लेंगे। उसकी मौत तय है, जिससे बचना उसके लिए आसान नहीं होगा, सालमन ने कहा।
गुड शो मैं भी यही चाहता हूँ और तुम इस बात को बखूबी जानते हो कि मैं एक बार जिसके डेथ ऑर्डर जारी कर देता हूँ उसे हर हाल में और हर कीमत पर मरना पड़ता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। लॉर्ड ने कराकर कहा। यस लॉर्ड, मैं जानता हूँ, सालमन ने कहा। इसके अलावा तुम अपने एजेंटों को ग्रेटलैंड के तमाम दाखिली रास्तों पर भी अलर्ट कर दो। इमरान जैसे इंसान से कोई बात नहीं है कि उसे इस बात का इल्म हो जाए कि डायमंड हार्ट ग्रेटलैंड में है। उसे बस बिनक लगने की देर है, वो आंधी और तूफान की तरह यहाँ दौड़ा चला आएगा, लॉर्ड ने कहा। ये लॉर्ड, मैं भी अहकामात जारी कर देता हूँ। इमरान और उसके साथ अगर ग्रेटलैंड आए तो फिर वो भी हमारे हाथों से बचकर नहीं जा सकेंगे, सालमन ने कहा। हमारे एजेंट्स को जदीद तरीन साइंसी हालात से लेस होना चाहिए ताकि इमरान और उसके साथी अगर जदीद मेकअप में भी आए तो वो हमारे एजेंटों की नज़रों में आने से ना बच सकें, लॉर्ड ने कहा। यस लॉर्ड, आप बेफिक्र हैं, सब कुछ ऐसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं, सालमन ने सादा से लहजे में कहा। और जल्द से जल्द प्रिंसेस मार्गरेट को ट्रेस करके उसकी हलाकत के बारे में बताओ। ऐसा ना हो कि वो ग्रेटलैंड से ही फरार हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो उसका हाथ आना मुश्किल हो जाएगा, लॉर्ड ने कहा। मैं उसे ग्रेटलैंड से फरार होने का कोई मौका नहीं दूंगा, लॉर्ड। मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। मैं जानता हूँ कि उसने मुल्क से फरार होने की कोशिश की तो वो किसकी मदद ले सकती है। मैंने अपने आदमियों को इस तरफ भी लगा दिया है। जैसे ही मुझे इल्म होगा कि वो मुल्क से फरार होने की तैयारी कर रही है तो मैं फ़ौरन जाकर उसे गर्दन से पकड़ लूंगा, फिर अपने हाथों से ही उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा, सालमन ने जवाब देते हुए कहा। ओके लॉर्ड ने कहा। फिर चंद ज़रूरी बातें करके उसने राब्ता ख़त्म कर दिया। मैं जानता हूँ प्रिंसेस कि तुम कहाँ छुपी हुई हो सकती हो। तुम ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकती हो कि मेकअप करके किसी होटल में छुप जाओ और रास्कल पास्कल से राब्ता करो। अगर तुम इस मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करोगी तो सिवाय रास्कल पास्कल के तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और मैं जानता हूँ कि पास्कल तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए क्या कर सकता है। मेरी उस पर गहरी नज़र है। वो जैसे ही तुमसे राब्ता करेगा या तुमसे मिलने की कोशिश करेगा तो मुझे इसका फ़ौरन इल्म हो जाएगा। फिर वो लम्हा तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा साबित होगा। सालमन ने रिसीवर क्रडल पर रखते हुए कराकर कहा। उस लम्हे फ़ोन की घंटी बाज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। ये सालमन स्पीकिंग, सालमन ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। रैगी बोल रहा हूँ बास, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। ओ यस रैगी, मुझे तुम्हारी ही कॉल का इंतज़ार था। तुम रास्कल पास्कल पर नज़र रख रहे थे ना, सालमन ने एक सीधे होते हुए कहा। यस बास, और आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ है। प्रिंसेस मार्गरेट वाकई पास्कल के साथ ही राब्ते में है और वो इसकी मदद से आज रात ग्रेटलैंड से फरार होने वाली है, दूसरी तरफ से रैगी ने जवाब देते हुए कहा। तो सालमन के होठों पर यकलहत तलह और जहर अंगेज मुस्कुराहट उभर आई। गुड शो, क्या पास्कल ने प्रिंसेस मार्गरेट से खुद मिलने की कोशिश की है या वो इससे फ़ोन पर राब्ता कर रहा है, सालमन ने पूछा। उसकी और प्रिंसेस मार्गरेट की फ़ोन पर बात हुई थी और मैंने इसका फ़ोन रिकॉर्ड कर लिया था। प्रिंसेस मार्गरेट ने उसे फौरी तौर पर मुल्क से निकालने का इंतज़ाम करने के लिए कह रही थी और इसकी पास्कल से इस मामले में डील भी हो गई थी, जिसने प्रिंसेस मार्गरेट के लिए नए कागजात और पासपोर्ट बनाने का वादा किया था। और रैगी ने कहा। नॉनसेंस, फजूल की बातें छोड़ो और ये बताओ कि क्या प्रिंसेस मार्गरेट ने पास्कल को अपने ठिकाने का बताया था या नहीं, सालमन ने उसीलिए लहजे में कहा। यस पास, प्रिंसेस मार्गरेट इस वक्त कैथराइन के नाम से गोल्ड होटल के रूम नंबर 740 में मौजूद है, रैगी ने कहा। तो सालमन की आंखें चमक उठी। गुड शो, और रास्कल पास्कल कहाँ है, सालमन ने पूछा। वो भी चंद लम्हे पहले एक गोल्ड होटल आया है। उसने जो कि अपना सेल फोन काफ़ी वक्त से पहले ऑफ कर रखा था, इसलिए वो शायद होते ही प्रिंसेस मार्गरेट से मिलने पहुंच गया है, रैगी ने कहा। ओके, तुम इस वक्त कहाँ हो, सालमन ने पूछा। मैं इस होटल की लॉबी में मौजूद हूँ बास, रैगी ने जवाब दिया। ओके, तुम वहीं रुको, मैं खुद वहाँ पहुँच रहा हूँ। आज मैं अपने हाथों से ना सिर्फ प्रिंसेस मार्गरेट बल्कि रास्कल पास्कल का भी खात्मा करूंगा जो प्रिंसेस मार्गरेट को सपोर्ट कर रहा है, सालमन ने कहा। ये पास, रैगी ने कहा। और सालमन ने उसे मजीद चंद हदायत देते हुए रिसीवर क्रडल पर रख दिया। रिसीवर रखते ही उसने मेज़ की दराज खोली, उसमें पड़ा हुआ भारी दस्ते वाला रिवॉल्वर निकाल कर अपने कोट की अंदरूनी जेब में डाला और फौरन उछलकर खड़ा हो गया। दूसरे लम्हे वो मेज़ के पीछे से निकलकर तेज तेज कदम उठाता हुआ अपने ऑफिस से निकला जा रहा था। उसने ऑफिस की पार्किंग से अपनी कार निकाली और फिर वो कार लेकर सड़क पर आ गया। चंद ही लम्हों में उसकी कार दारुल हुकूमत की सड़कों पर बर्फ रफ्तारी से उड़ी जा रही थी। अगले आधे घंटे बाद वो 3 स्टार गोल्ड होटल की पार्किंग में था और पार्किंग में आते ही वो कार लॉक करता हुआ बाहर आ गया और फिर तेजी से चलता हुआ होटल की लॉबी की तरफ बढ़ता चला गया। लॉबी में दाखिल होते ही उसने एक लंबे तड़ंगे शख्स को देखा जो उसे देखकर मेज से उठकर तीर की तरह उसकी तरफ बढ़ा था। मैं रह गई हूँ बास, नौजवान ने कहा। वो जो कि मेकअप में था इसलिए उसने सालमन को पहचान कर अपना तारुफ कराया था। जानता हूँ नॉनसेंस, तुम्हारा मेकअप इतना भी खास नहीं है कि मैं तुम्हें पहचान ना सकूं, सालमन ने मुंह बनाकर कहा। यस बास, सॉरी बास, रैगी ने शर्मिंदा होते हुए कहा। क्या वो दोनों अभी तक रूम में ही हैं, सालमन ने पूछा। यस पास, मैंने इस फ्लोर पर ड्यूटी देने वाले वेटर को भारी रकम दी है ताकि जैसे ही कमरा नंबर 740 से कोई निकले तो वो मुझे इसके बारे में फ़ौरन इन्फॉर्म करे, लेकिन अभी तक उसकी तरफ से कोई कॉल नहीं आई है, इसलिए पास्कल और प्रिंसेस मार्गरेट अभी तक रूम में ही मौजूद हैं, रैगी ने कहा। ओके आओ मेरे साथ, सालमन ने कहा और तेज से चलता हुआ लॉबी से गुजरकर लिफ्टों की तरफ बढ़ता चला गया। 7th फ्लोर लिफ्ट में दाखिल होकर रैगी ने लिफ्ट ऑपरेटर से कहा तो उसने इस बात में सर हिलाते हुए 7वें मंजिल का बटन प्रेस कर दिया और लिफ्ट का दरवाज़ा सरर की आवाज़ के साथ बंद होता चला गया। उसी लम्हे लिफ्ट को हफीफ सा झटका लगा और लिफ्ट हरामा रवि से ऊपर उठना शुरू हो गई, फिर एक हल्के से झटके से रुक गई। लिफ्ट रुकते ही उसका दरवाज़ा खुलता चला गया और रैगी और सालमन दरवाजे से निकल आए। सामने तवील राहदारी थी जिसके दाएं बाएं कमरों के दरवाजे थे। राहदारी आगे जाकर कई हिस्सों में बट गई थी। आए, रैगी ने सालमन से कहा और सालमन सर हिलाकर उसके साथ चलने लगा। 2-3 राहदारियों से गुजरकर रैगी सालमन को एक छोटी सी राहदारी में ले आया जो आगे से बंद थी।
राहदारी के सिरे पर एक वेटर मौजूद था जो साइड की दीवार के साथ लगा हुआ था। रैगी को देखकर वो तेजी से इसकी तरफ बढ़ा। क्या वो अभी कमरे में ही है? रैगी ने इससे पूछा। जी हाँ, जो आदमी अंदर गया था वो भी बाहर नहीं आया है, वेटर ने जवाब दिया। तो रैगी ने इस बात में सर हिला दिया और सालमन को लिए राहदारी के आखिरी सिरे पर आ गया, जहाँ एक कमरे के दरवाजे पर 740 का हिंसा चमक रहा था। ठीक है, तुम जाओ। रैगी ने सालमन के इशारे पर जेब से एक भारी मालियत का नोट निकाल कर वेटर की तरफ बढ़ा दिया। वेटर ने उससे नोट लिया और उसे सलाम करता हुआ मुड़कर तेजी से आगे बढ़ता चला गया। सालमन उसे इस वक्त तक देखता रहा जब तक वो राहदारी मुड़कर दूसरी तरफ ना चला गया। जैसे ही वो वेटर दूसरी राहदारी की तरफ गया, सालमन ने जेब से भारी दस्ते वाला रिवॉल्वर निकाल लिया और कमरे के दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने रैगी को इशारा किया तो रैगी ने भी जेब से मशीन पिस्टल निकाला और दरवाजे के पास आ गया। सालमन रिवॉल्वर लिए साइड दीवार से लग गया। फिर सालमन का इशारा पाते ही रैगी ने दरवाजे पर मखसूस अंदाज में दस्तक दी। अंदर से कदमों की आवाज़ सुनाई दी। कदमों की आवाज़ सुनते ही रैगी और सालमन की गनों पर गिरफ्त मजबूत हो गई। इमरान अपनी टीम के 4 मेंबरान जुलिया, सफदर, तनवीर और कैप्टन शकील के हमरा ग्रेटलैंड जाने वाली एक फ़्लाइट में सवार था जो फ़ारिस के साहली शहर लाहौरी से ग्रेटलैंड की दारुल हुकूमत की तरफ जाने के लिए रवाना हुई थी। इमरान ने पाकिस्तान से डायरेक्ट ग्रेटलैंड जाने के बजाय फ़ार्स के साहली इलाकों कैन और लाहौरी की तरफ जाने का फैसला किया था। वो अपने साथियों को लेकर पहले कैन और फिर लाहौरी पहुंचा था। लाहौरी जो कि साहली इलाका था और वहां से कई शिपें और लांचें ग्रेटलैंड के दारुल हुकूमत की तरफ डायरेक्ट जाती थी, लेकिन इमरान ने समुद्री रास्ता इख्तियार करने की बजाय हवाई सफ़र को ही तरजीह दी थी और उसने लाहौरी जाने वाली फ़्लाइट में अपने और अपने साथियों की सीटें बुक करा ली थीं। वो फ़ारिस में जिस मेकअप में आए थे वो मेकअप उन्होंने कैन में आते ही ख़त्म कर दिए थे। कैन से लाहौरी पहुंचने पर उन्होंने एक बार फिर मेकअप तब्दील किया और अब उनका सफ़र चूँकि ग्रेटलैंड के दारुल हुकूमत का था, इसलिए वो अब नए मेकअप में थे। इमरान ने लाहौरी में रुककर अपने लिए और अपने साथियों के लिए खसूसी कागजात तैयार कराए थे, जिनकी रूह से वो फ़ारिस, ग्रेटलैंड और इनके इर्द गिर्द के कई ममालिक की सैर कर सकते थे। उनके पास बाकायदा ट्रांजिट वीज़े थे जिनकी मदद से वो एक दूसरे से दूसरे मुल्क और तीसरे मुल्क में आ और जा सकते थे। इनके अलावा उनके पास यहाँ के खसूसी पासेस भी थे। इन पासेस की वजह से वो जिस मुल्क में जाते वहाँ 1 से 2 हफ्तों का स्टे भी कर सकते थे। चूँकि ग्रेटलैंड और फ़ारिस का एक दूसरे के साथ ट्रांजिट का मुआहदा था, इसीलिए दोनों ममालिक इन पासेस का आज़ादाना इस्तेमाल करते थे और दोनों ममालिक के सैर व तफरीह के लिए मुख्तलिफ ज़राए नक़्ल हमल इस्तेमाल करते रहते थे। चूँकि ग्रेटलैंड और फ़ारिस से बेशुमार से आते जाते रहते थे, इसलिए इमरान का ख़याल था कि स्पेशल पासेस होने की वजह से वो बहुत से झमेलों से बच जाएंगे और एक बार वो दारुल हुकूमत में पहुँच गए तो उनके लिए 1 से 2 हफ्तों का स्टे काफ़ी साबित होगा और वो आसानी से ना सिर्फ प्रिंसेस मार्गरेट को तलाश कर लेंगे बल्कि ग्रेटलैंड एजेंसी के खिलाफ काम करने वाले उनसे डायमंड हार्ट भी वापस ले लेंगे, जिसे पाकिस्तान का दिल करार दिया गया था। इमरान और उसके साथी खामोश थे। इमरान के साथ वाली सीट पर जूलिया बैठी हुई थी जबकि उनकी पिछली सीटों पर सफदर और तनवीर थे और कैप्टन शकील इमरान के दाएं साइड वाली सीट पर बैठा हुआ था। तनवीर हस्ब आदत जूलिया को इमरान की बगली सीट में बैठे देखकर कुड़ रहा था, लेकिन जूलिया होती इमरान के साथ बैठी थी इसलिए वो खामोश हो गया था, वरना उसकी यही कोशिश होती कि जूलिया उसके साथ बैठ जाए। क्या बात है, इस बार तुम ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही खामोश दिखाई दे रहे हो। जब से हमारा सफ़र शुरू हुआ है तुमने एक बार भी बात नहीं की है। जूलिया ने इमरान से मुखातिब होकर कदीम पारसी ज़ुबान में कहा। मुझे कहा गया है कि इस बार मैं मिशन को मुकम्मल तौर पर संजीदगी और खामोशी से सरअंजाम दूं और रास्ते में किसी से कोई बात ना करूं, क्योंकि मैं जब भी बोलता हूं तो बेलगाम बोलना शुरू कर देता हूं और मेरे बोलने की मखसूस आदत की वजह से मेरे साथ साथ तुम सब के लिए भी मसाइल खड़े हो जाते हैं। इसलिए मैंने सोच लिया है कि ना मैं बोलूँगा और ना किसी के लिए मसला बनूंगा। इमरान ने संजीदगी से कहा। किसने कहा है तुम्हें ऐसा करने के लिए? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। चूहे के सिवा कौन मेरे कान कुतर सकता है? इमरान ने कहा। ओ, लेकिन चीफ ने हमारे सामने ही ब्रीफिंग दी थी और इस ब्रीफिंग में तुम हमारे साथ मौजूद थे। मैंने तो चीफ को ऐसा कुछ कहते नहीं सुना था। जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। चीफ ने मुझे अलग से कॉल करके ये सब कहा था और उसने ये भी कहा था कि उसकी नज़रें इस बार सिर्फ मुझ पर ही रहेंगी और अगर उसे मालूम हुआ कि मैंने उसकी बात पर अमल नहीं किया था तो वो मुझे इस मिशन से फ़ौरन अलग कर देगा और मुझे वापस बुला लेगा। और तुम मेरी हालत ज़ार जानती हो, खड़की का ज़माना चल रहा है, मिशन छोटा हो या बड़ा, मगर चीफ छोटी सी अमाउंट का चेक मुझे थमा देता है जिससे वह मुश्किल 1 हफ्ता ही गुजरता है और मैं फिर से मकरूज़ होना शुरू हो जाता हूँ। कर्ज़ से तंग आकर मुझे ही चीफ के सामने हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि वो मुझे किसी मिशन पर भेज दे ताकि मिशन मुकम्मल करके उससे छोटा सा चेक ही मिल जाए और मैं पुराने कर्ज उतार कर नए कर्ज ले सकूं। मुझे मिशन से अलग होने का डर है, इसलिए मैंने अब तक अपनी ज़ुबान बंद रखी हुई है कि चीफ को मिशन से मुझे अलग करने का मौका ना मिल सके, क्योंकि मैं नहीं जानता कि चीफ किस तरीके से मुझ पर नज़र रखे हुए है और हो सकता है कि इन पैसेंजर्स में ही चीफ मौजूद हो या उसने मेरे जिस्म में कोई ऐसी डिवाइस लगा दी हो जिसका मुझे इल्म ना हो और वो मेरी एक एक हरकत पर नज़र रख रहा हो। इमरान बोलने पर आया तो बोलता ही चला गया और जूलिया उसे मुसलसल बोलते देखकर एक तवील सांस लेकर रह गई। चीफ ने ठीक ही किया है जो तुम्हें कुछ भी बोलने से मना किया है। खुदा की पनाह, तुम्हारी ज़ुबान चलने पर आती है तो नॉन स्टॉप चलती ही चली जाती है। जूलिया ने कहा। तुम्हें अगर मेरे बोलने पर इतराज़ है तो मैं चुप कर जाता हूँ। कहो भी तो मैं कोई बात नहीं करूँगा। मुझ गरीब का क्या है, पापी पेट भरने के लिए मैं चीफ के एक चेक का मरहूने मिन्नत होकर रह गया हूँ और इसका हुक्म मानना मेरी मजबूरी है। चीफ के बाद तुम डिप्टी चीफ हो, इसीलिए चीफ के साथ साथ मुझे तुमसे भी डर लगता है। चीफ ने यह भी कहा था कि वो अपने तमाम इख्तियारात तुम्हें दे देगा और अगर तुमने मुझे उल्टी सीधी हरकतें और बातें करते देखा तो तुम भी मुझे इस मिशन से ड्रॉप कर सकती हो, इसलिए मैं कुछ ना ही बोलूँ तो ठीक रहेगा। इमरान ने कहा तो जूलिया ने बेइख्तियार होंठ खींच लिए। बस या और भी कुछ कहना है तुम्हें? जूलिया ने उसे घूरते हुए कहा।